कपिल मिश्रा जो खुलकर कह रहे हैं कि गोली मारो सालों को, उनको छोड़ दिया जाता है। और जो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, चाहे वो उमर हो, नताशा हो, देवांगना हो, उन सबको इस प्रकार से टारगेट करना इज नथिंग बट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑन द पार्ट ऑफ प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट। पुलिस इज एबल टू गेट अवे। पुलिस और उस वक्त पे जिनकी सरकारें थी और जिन पॉलिटिशियंस के इंस्ट्रक्शंस के चलते वो एनकाउंटर्स हुए, जिन पॉलिटिशियंस के इंस्ट्रक्शन के चलते वो कस्टडी में लोगों का खून हुआ या ऐसे काले कानून बने, उनके खिलाफ जब तक जुडिशरी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मैं नहीं मानता हूं कि ये रुकने वाला है। या दूसरे जो सारे साथी इतने महीनों से फॉर नो रीजन जेल में, इनके खिलाफ जो एलिगेशंस है उसको सपोर्ट करने वाले कोई एविडेंस पुलिस या सरकार के पास नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। लेकिन फिर भी वो जो 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद 5, जब भी वो लोग जेल से उनकी रिहाई होती है, तो हमारी जुडिशरी का कभी ये रवैया नहीं रहा कि जिनकी नालायकी के चलते ये ऑफेंस, फर्जी ऑफेंस दर्ज हुए, उन पुलिस वालों के खिलाफ, उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ, उन सरकारों के खिलाफ बाद में कोई एक्शन लिया जाए। का वक्त आ गया तो उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था। सुबह 4:30-5 बजे मेरे बेटे को डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लेने के लिए भेजा। वो इंजेक्शन लेने गया और फिर 4 दिन तक वापस नहीं आया। 5वें दिन में हम लोगों ने सीधा अखबार में पढ़ा, गुजरात के सारे लोकल बड़े अखबारों में, कि मेरा बेटा जिसने कभी गुजरात के बाहर पैर नहीं रखा है, उसको एक बहुत बड़ी टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी का एक प्रिंसिपल, उसको मुख्य सूत्रधार, प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर के तौर पे उसको पेश कर दिया। और वो स्टोरी से मैं हिल गया था। इतना जबरदस्त किसी की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो, एक कंप्लीटली बेगुनाह आदमी, गुजरात के बाहर कभी पैर नहीं रखा है, उसको गुजरात के बाहर के किसी बहुत बड़े टेररिस्ट गतिविधि में इन्वॉल्व बताकर, प्रिंसिपल कॉन्स्पिरेटर बताकर उसको जेल में डाल दिया जाए, तो उस बात से मैं बहुत विचलित हो गया था। और आज जब साथी मोहम्मद आबिर की बात देखी, या पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे, चाहे वो सारे भीमा कोरेगांव के जितने भी साथी हो, अक्यूज, सुधा, वरवरा राव, आनंद, इन सब के साथ साथ इन सब की कहानियां, इन सब ने जो झेला है, मोहम्मद आबिर ने जो झेला है, वो सब देखते हुए मुझे लगता है कि सबसे पहला सवाल हम लोगों को ये उठाना चाहिए कि बीजेपी एक फासिस्ट पार्टी होने के नाते ये जो कर रही है वो तो बहुत स्वाभाविक है, लेकिन उनके अलावा इतने सालों के दौरान दूसरे विपक्षी दलों की जहां पर भी सरकारें रही हो, जिन स्टेट में भी, वहां पर भी टाडा, मकोका, कोटा, यूएपीए ऐसे दूसरे ड्राकोनियन लॉस, काले कानूनों के खिलाफ हम उतना सब्सटेंशियल पब्लिक ओपिनियन कभी बिल्ड नहीं कर पाए कि इन सारी सरकारों के बीच में, सारी पॉलिटिकल पार्टी के बीच में एटलीस्ट बाय नाउ अब तक एक ऐसा कंसेंसस बन जाना चाहिए था कि चाहे कुछ भी हो, अब इस मुल्क में एक भी ऐसे काले कानून को लेजिस्लेट नहीं किया जाएगा, एक भी काला कानून नहीं बनेगा। इस प्रकार का प्रेशर जो अब तक इन 2-3-4 दशकों के दौरान हम लोग एक राष्ट्र के तौर पे, एक नेशन के तौर पे, एक समाज के तौर पर सारी पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर हमारा ये जो दबाव होना चाहिए था, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये करने में हम लोग फैल गए। और जैसा कि साथी मोहम्मद आबिद ने बनाया, बहुत सही बात कही है कि केवल एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक स्टेट की सरकार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बहुत सी सरकारों के दौरान इस प्रकार के ह्यूमन राइट वायोलेशन के केसेस हमने देखे हैं। हमारे गुजरात में बहुत ही रिस्पेक्टेड मुफ्ती है, मुफ्ती अब्दुल कयूम, जैसा कि साथी मोहम्मद आमिर ने किताब लिखा है, उसी प्रकार डॉक्टर मुफ्ती अब्दुल कयूम ने भी किताब लिखा है 11 साल सलाखों के पीछे। उसमें उनके साथ जो टॉर्चर हुआ है, उनकी जो कहानी उन्होंने लिखी है, मैं यहाँ पर बयान नहीं कर सकता। तो एक भारतीय नागरिक के तौर पे मेरा, आपका जो भी व्यूअर्स है, कल को ये जो भी वीडियोस देखने वाले, उन सभी को मैं हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ, अपील करता हूँ, देश के किसी भी कोने में हो, हमेशा हम लोगों का इस बात को लेकर सरकार
और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर बनना ही चाहिए कि नो टू एनी सच ड्राकोनियन लॉ। ये पहला मुद्दा। दूसरी बात, जैसे कि एडवोकेट साथी ने हमारे पहले बताया कि चाहे वो उमर खालिद हो, देवांगना हो, नताशा हो, सुधा हो, इन सब के ऊपर केवल यूएपी नहीं, उसके अलावा भी कुछ ऑफेंस दर्ज हुए हैं। उन एफआईआर में, उन ऑफेंसेस में जो उनके खिलाफ चार्जेस है, जो एलिगेशंस है, करीब करीब वही एलिगेशंस यूएपीए के तहत जो ऑफेंस दर्ज हुआ उसमें भी वही है। लेकिन बाकी के सारे मामलों में उनको बेल मिल गया है, यूएपीए में बेल नहीं मिला है। मतलब कि बेसिकली ये कानून बनाया ही इसलिए गया है कि किसी कीमत पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उठती हुई आवाज को, या सरकार को जिनसे परहेज है, सरकार को जिनकी आवाज से तकलीफ है, उनको 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल बंद करके रखना हो, बेसिकली उसका मैकेनिज्म है। और देवांगना और नताशा, उनके साथ क्या बीती होगी, उसके पिताजी के, उनके पिताजी का जो देहांत हुआ, उनके पहले उन्होंने जिस तरीके से वो मीडिया के सामने, हम सबके सामने बात रखते थे, जिस स्पिरिट और जज्बे के साथ वो बात रखते थे, जब भी हम लोग उनके वीडियोस को देखते हैं महावीर जी के, तो बहुत ही तकलीफ होती है। आज मैं सबसे पहले उनके पिताजी को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, और मैं अपनी जो ये बात रख रहा हूँ उसमें मैं खास तौर पे इस मुद्दे के ऊपर भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो जुडिशरी है वो इतनी वीक है। मुझे अभी भी बात है कि एक बात याद आ रही, डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े हमेशा ये कहा करते थे कि आप इस मुल्क में कितने भी बड़े जर्नलिस्ट हो, कितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल हो, कितने भी बड़े हिस्टोरियन हो, कितने भी बड़े इकोनॉमिस्ट हो, एक ऑर्डिनरी किस्म का कांस्टेबल भी आपको चांटा मार के, आपके खिलाफ एफआईआर करके, आपकी गिरफ्तारी करके चला जा सकता है, एंड मोस्टली नथिंग विल हैपन टू हिम। ये जो साथी मोहम्मद आमिर या दूसरे जो सारे साथी इतने महीनों से फॉर नो रीजन जेल में, इनके खिलाफ जो एलिगेशंस है उसको सपोर्ट करने वाले कोई एविडेंस पुलिस या सरकार के पास नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग। लेकिन फिर भी वो जो 6 महीने के बाद या 2 साल के बाद, 5, जब भी वो लोग जेल से उनकी रिहाई होती है, तो हमारी जुडिशरी का कभी ये रवैया नहीं रहा कि जिनकी नालायकी के चलते ये ऑफेंस, फर्जी ऑफेंस दर्ज हुए, उन पुलिस वालों के खिलाफ, उन पॉलिटिशियंस के खिलाफ, उन सरकारों के खिलाफ बाद में कोई एक्शन लिया जाए। ये रवैया जब तक हमारी जुडिशरी नहीं लगी, तब तक पुलिस और सरकारें इस प्रकार के कार्य कानून का प्रयोग करती रहेंगी। इतने स्वतंत्रता से लेकर अब तक कितने मानव अधिकार के कार्यकर्ता, कितने ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, लॉयर्स कस्टोडियल डेथ और फेक एनकाउंटर्स की पिटिशंस आफ्टर पिटिशंस फाइल किए, कितने पीएल्स फाइल किए, कितने कस्टोडियल टॉर्चर्स और एनकाउंटर के केसेस लोग लड़े हैं। वो लड़ते लड़ते कभी कभी पुलिस के खिलाफ ऑफेंस दर्ज होते हैं, लेकिन 90% केस में पुलिस इज एबल टू गेट अवे। पुलिस और उस वक्त में जिनकी सरकारें थी और जिन पॉलिटिशियंस के इंस्ट्रक्शंस के चलते वो एनकाउंटर्स हुए, जिन पॉलिटिशियंस के इंस्ट्रक्शन के चलते वो कस्टडी में लोगों का खून हुआ या ऐसे काले कानून बने, उनके खिलाफ जब तक जुडिशरी कोई कार्रवाई नहीं करेगी, मैं नहीं मानता हूं कि ये रुकने वाला है। और स्वतंत्रता से लेके अब तक पिछले हमारे 60-65 साल के दौरान हम लोगों ने देखा है कि बहुत कम ऐसे मूवमेंट रहे हो जो सीए एनआरसी का जो पूरा प्रोटेस्ट रहा वो इतना ग्रांड था, उसका स्केल इतना गजब था। मतलब जिसको कहते हैं कि प्रोटेस्ट इज मोस्ट वाइटल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारी डेमोक्रेसी के स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो जरूरी है, डिसेंट, प्रोटेस्ट, लड़ना, भिड़ना, आंदोलन करना, सरकारों के खिलाफ बोलना, उस संदर्भ में सीए एनआरसी के खिलाफ जो लोग लड़े, वो लोग तो सचमुच हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए लड़े। उनको इस प्रकार से टारगेट करना वो साफ तौर पे दिखाता है ये मोदी गवर्नमेंट का वर्स्ट किस्म का वेंडेटा पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं। मैं जितने भी साथियों के साथ बात किया हूं, आखिर ये हमारी साथी नताशा या देवांगना या डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े या उबर, उनके खिलाफ क्या मिल सकता है? यदि आप पिंजरा तोड़ की फिलोसॉफी देखें तो क्या है, व्हाट डज पिंजरा तोड़
or what does Natasha or Devangana stand for? Basically, they are trying to understand what is class, what is caste, what is gender, what is the interconnectivity of caste, class, and gender, and on the basis of understanding the interconnectivity of caste, class, and gender, they want to come up with a program or a blueprint by which the new India, new democracy, new society can be created. तो ऐसे साथियों को, ऐसे सिविल सोसाइटी के मेंबर्स और एक्टिविस्ट को एक नेशन के तौर पे हम लोगों को तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि अपोजिशन के कैंप में इस प्रकार के लोग हैं। उसके बजाय जिस प्रकार से उनको टारगेट किया है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। देवांगना को तो मैं पर्सनली जानता हूं, वो ऊना के आंदोलन में भी पार्टिसिपेट किए थे और ऊना के 1 साल के बाद जब हम लोग नॉर्थ गुजरात में एक आजादी कूच किए थे, तब भी देवांगना और पिंजरा तोड़ के कुछ साथी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। साथ ही उमर को भी बहुत पर्सनली जानता हूं। तो उमर को शायद यदि मैं गलत नहीं तो सरकार ने जब टारगेट करने का, पुलिस ने जब टारगेट करने का डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं उसके पीछे उसकी अमरावती की वो स्पीच है जिसमें उसने ये कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे तब हमको बताएंगे कि पूरे मोदी जी के शासन के दौरान क्या हो रहा है। उस स्पीच में उसने प्यार की बात की है, मोहब्बत की बात की है, पीस की बात की है, शांति की बात की है। और कपिल मिश्रा जो खुलकर कह रहे हैं कि गोली मारो सालों को, उनको छोड़ दिया जाता है। और जो प्यार और मोहब्बत की बात करते हैं, चाहे वो उमर हो, नताशा हो, देवांगना हो, उन सबको इस प्रकार से टारगेट करना इज नथिंग बट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वेंडेटा पॉलिटिक्स ऑन द पार्ट ऑफ प्रेजेंट मोदी गवर्नमेंट। तब इस प्रकार का पब्लिक ओपिनियन भी विक्टिम के लिए नहीं बनता था। बहुत कम लॉयर्स उनके लिए अपील होने को तैयार थे। मुझे बिल्कुल याद है, गुजरात में 2000 दंगों के तुरंत बाद मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ साथियों को और एक्टिविस्टों को टारगेट करने के लिए जो पोटा का कानून बना, तब एक्सेप्ट मुकुल सिन्हा, नो लॉयर वाज रेडी टू अपीयर फॉर देम। तो आज ये इन तमाम साथियों के लिए जो लॉयर्स खड़े हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को भी हमको मानना पड़ेगा। जो जर्नलिस्ट और ऑल्टरनेटिव मीडिया के प्लेटफॉर्म जो इन साथियों के बारे में लिखा है, इनके कंट्रीब्यूशन को भी। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।